आज हम एक एसे शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, एक न्यू एसे, बहुत ही आसान सा एसे है बेटा, जो आज का हम शुरू करने जा रहे हैं। एसे नंबर 200। चलो, एसे नंबर 200 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा एसे है जो आज शुरू करना है हमें। एक बारी एसे की नंबरिंग बताना जो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एसे नंबर 200 शुरू करने जा रहे हैं। एसेस होते क्या हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑडिट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग स्टैंडर्ड्स में दे रखे हैं, ठीक है। तो उसी में ही आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एसे नंबर 200 शुरू कर रहे हैं। सर इसका नाम क्या है? नंबरिंग तो सर हमें याद हो गई है कि एक एसे 200 है जिसकी नंबरिंग हमें याद हो गई है। सर इसका नाम भी बता दो, ठीक है। जरा सुनो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव of the independent auditor and conduct the audit in accordance with standards on auditing। सर इतना बड़ा नाम, तो फिर ऐसे कितना बड़ा होगा? बेटा ऐसे ज्यादा बड़ा नहीं है, नाम ही बड़ा है बस। पहले तो मुझे ये बताओ, हम ऐसे नंबर कौन सा शुरू करने जा रहे बेटा? बहुत ही आसान, ऐसे नंबर 200, या आप इसे ये भी कह सकते हो बहुत ही आसान। दोनों सेम बातें हैं, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ी आफ्टर क्लास आप भी कहेंगे यार ये हमारे लिए भी वही सिंपल रख देते, इतना आसान सा है। सर इसका नाम क्या है? कह रहे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ओवरऑल में? वो हमें पता है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन, है ना, टू एक्सप्रेस ओपिनियन या टू रिपोर्टिंग। अल्टीमेटली ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है ओपिनियन देना या रिपोर्ट बनाकर देना, है ना। तो लेकिन इसको हमें बहुत कहा था, अब इसके अंदर डिटेल में टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले मुझे नाम बताओ। एसे नंबर 200 का चैप्टर, इस एसे में दो बातें हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एक बारी और, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी ऑडिटर को कहा गया कि तुम जो ऑडिट करोगे ना उसके लिए क्या फॉलो करना? एसेस। ऑडिट करते वक्त एसेस फॉलो करना। तो दो बातें हैं इस एसे में। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन नाम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। चलो एक बार याद करते हैं बिना देखे। चलो एक बार पहले देख के फिर बिना देखे हैं। एसे नंबर, इसके अंदर क्या बोला गया है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर आप हाथ रख लो या रिमोट रख दो ताकि हम बिना देखे बोले, जैसे तुम कहो। मालिक हो, क्या है बताओ? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। गुड। अब सर इसमें हमें पढ़ना क्या है बेटा? पहले ना कुछ टर्म्स पढ़नी है। पहले हमें क्या पढ़नी है? कुछ टर्म्स। चलो सर कौन सी टर्म्स पढ़नी है? चलो इधर ध्यान दो बेटा। पहली टर्म जिसका नाम क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पॉइंट का नाम क्या बेटा?
एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है जी। अब जरा सुनना, ये ऑडिटर है, ये कहां जाता है? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में। और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बन रहे होते हैं? अकाउंट्स। अकाउंट से मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जरा सुनना, इस अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बहुत सारे लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे एएस फॉलो करने पड़ते हैं। वो सारे लॉ और एएस बोलना पड़ेगा, वो सारे जो एक क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त एडॉप्ट करे हैं एंड यूज करे हैं। वर्डिंग ध्यान रखना है, एडॉप्ट करे हैं एंड एडॉप्ट करे हैं एंड वो सब क्या होंगे? एप्लीकेबल एफआरएफ। दोबारा, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, बोलना पड़ेगा, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो जो लॉ और एएस अडॉप्ट करे हैं और यूज करे हैं वो सब क्या होते हैं? एप्लीकेबल एफआरएफ। बोलना पड़ेगा, वो सब क्या होते हैं? तो लिखो जरा, इट refers to the FRF। FRF मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर हम भी बोलेंगे, बोलो क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इट रेफर्स टू द FRF adopted and used। it refers to the FRF adopted and used किसने? by the management of client organization in the preparation and presentation of financial statement। in the preparation and presentation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? वो सारे एफआरएफ जो एडॉप्ट करे हैं और यूज करे हैं मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाते वक्त और प्रेजेंट करते वक्त। पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चे? पक्का? पहली डेफिनेशन क्लियर हुई इसकी? सर अगले पेज पे जाने से पहले ना हमारे से इस पेज का सुन लो, ठीक है? जैसे आपको इस पेज पे हमने एसए नंबर कौन सा शुरू करा है? अच्छा, इसका नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसमें पहली डेफिनेशन एप्लीकेबल एफआरएफ। इट रेफर्स टू द एफआरएफ adopted and used by the management of the client organization in the preparation and presentation of financial statement। ओहो, गुड, सबको यही बोलना है, ओहो गुड। चलो आगे बात बढ़ाते हैं। जब भी आप अच्छा सुनाएंगे तो मैं ओहो बोलूंगा, आपने आगे से आहा बोलना है, ठीक है? लेकिन कब? जब आप अच्छा सुनाएंगे। अच्छा जी, सेकंड डेफिनेशन जो हमने पढ़नी है, सेकंड डेफिनेशन जो हमने पढ़नी है बेटा, उसका नाम है मटीरियलिटी। उसका नाम क्या है? मटीरियलिटी। खेले? अब 2 मिनट जरा कॉन्सेप्ट सुनना, क्या होता है मटीरियलिटी का। ये कंपनी का ना एसपीएल है, लेट से, और एसपीएल में जो प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर टैक्स वो आ रहा है लेट से 10 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ रहा है? 10 लाख। ये ना एबीसी लिमिटेड के अकाउंट्स है, ठीक है? अब ये एक इन्वेस्टर है, ये एक कौन है? इन्वेस्टर कह रहा है यार मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा,
यानी मैं इस कंपनी में क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन, समझ आ रहा है? कौन सोच रहा है? इन्वेस्टर। किस कंपनी के? किस बात को देखकर? इसने क्या देखा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि यार ये कंपनी तो प्रॉफिट में है, इसके शेयर्स मुझे खरीदने चाहिए। अब उड़ते उड़ते एक खबर आई, इसके कान में पहुंची, और ये खबर में बताओ क्या लिखा था कि इस कंपनी के प्रॉफिट झूठे हैं, यानी ये झूठे प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट तो 1 लाख है। अब बताओ, ये इन्वेस्टर क्या कह रहा है कि यार मैंने तो सोचा था ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो बहुत कम प्रॉफिट कमा रही है। अब इसने सोचा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम बताऊं क्या कहेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक मटेरियल आइटम थी। हम क्या कहेंगे बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक क्या थी? क्यों मटेरियल आइटम थी? क्योंकि इसमें गड़बड़ होने की वजह से, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी डिसीजन पर फर्क पड़ा है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर वो आइटम मटेरियल होती है। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर वो आइटम मटेरियल होती है अगर उसमें मिस स्टेटमेंट यानी गड़बड़ होने की वजह से डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंफ्लुएंस आ जाता है, फर्क पड़ जाता है, तो वो चीज हमारे लिए क्या है? मटेरियल। और जिस चीजों से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है? इमटेरियल। तो हम डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं? मटेरियलिटी की। यानी एन आइटम इज सेड टू बी मटेरियल इफ इट्स मिसस्टेटमेंट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर वो आइटम मटेरियल है अगर उसमें गड़बड़ होने की वजह से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनकी डिसीजन पर क्या पड़ रहा है? इन्फ्लुएंस। तो मैं मटेरियलिटी की डेफिनेशन पे अगर आपसे बात करूं तो क्या लिखेंगे? एन आइटम is said to be material. An item is said to be material if its misstatement influences the decision of the users of the financial statement। समझ आ रहा है? सर हमें याद कराना मटेरियलिटी की डेफिनेशन। एन आइटम इज सेड टू बी मटेरियल, बोलना पड़ेगा। एन आइटम इज इफ इट्स मिसस्टेटमेंट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हर वो आइटम क्या है? मटेरियल। अगर उसमें गड़बड़ होने की वजह से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उस यूजर की डिसीजन पर क्या पड़ रहा है? इन्फ्लुएंस, इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम कह देंगे यार ये चीज तो बहुत मटेरियल थी। आप कहते हो ना यार मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कई बार कहते हो यार उसकी छोटी छोटी हरकतों से मेरे को फर्क पड़ता है। समझ रहे आप मेरी बात? ज्यादा मत समझे, ठीक है? आप बहुत ज्यादा तक आगे पहुंच गए। तो जब आपको उससे किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो चीज आपके लिए मटेरियल हुई ना, इंपॉर्टेंट हुई। और जब आप कहते हो यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करे, वो इमटेरियल होगी। तो हमें किसकी डेफिनेशन याद होगी है? मटेरियलिटी की। सर हमें ना 2 बातें आपने याद करा दी, एक तो एप्लीकेबल एफआरएफ और दूसरा मटेरियलिटी। पहला आपने क्या याद कराया है? एप्लीकेबल एफआरएफ, और दूसरा बच्चे मटेरियलिटी।
चलो एप्लीकेबल एफआरएफ की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द एफआरएफ adopted and used by the management of the client organization in the preparation and presentation of financial statement. और जबकि मटीरियलिटी की डेफिनेशन क्या है, एन आइटम इज सेट टू बी मटीरियल इफ इट्स मिसस्टेटमेंट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चे? यूजर्स दो तरह के होते हैं, हमें आगे पढ़ना है वैसे. इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं. यूजर्स कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे चलो कॉन्सेप्ट के बाहर का पॉइंट है अभी रेलेवेंट टॉपिक के हिसाब से. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होते हैं बेटा? कुछ होते हैं हमारे कौन? इंटरनल यूजर्स. कुछ कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स. और कुछ क्या होते हैं बेटा? एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स कौन हो गए और एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए? चलो, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के कौन? वो इंटरनल यूजर होते हैं. बताओ क्यों? क्योंकि उनको उसी के हिसाब से बोनस मिलना होता है, उसी के हिसाब से क्या मिलनी होती है? वेजेस. यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझ आया? किस किस की आंखें, यानी किस किस की नजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर होती है. अच्छा, कंपनी की किसकी? कंपनी की मैनेजमेंट की नजर होती है. अच्छा, क्रेडिटर की नजर होती है, गवर्नमेंट की नजर होती है, रिसर्च एनालिस्ट, मार्केट में कुछ रिसर्च एनालिस्ट घूम रहे होते हैं जो बताते हैं कि इसका शेयर सही चल रहा है, इसका शेयर खराब चल रहा है, उनकी नजर होती है. कंपनी के खुद के मालिकों की, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है नजर. बात समझ आ रही है आपको? चलो इसको बॉक्स में कर लो, क्योंकि अभी इस ऐसे का पार्ट नहीं था ये, लेकिन आपने मुझसे पूछ लिया तो ये हमारा कवर्ड हो गया. कह रहे किस किस की नजर, किस किस की नजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर होती है. सवाल क्या उठ रहा है? किस किस की नजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर होती है, यानी कौन कौन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं. बताओ कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर. बोलना पड़ेगा कौन कौन. अच्छा, इंटरनल कौन कौन देखता है? एक एक करके बात करते. पहला कौन? क्यों? वेजिस और बोनस के लिए. पहला कौन? एम्प्लॉइज, वेजिस और बोनस के लिए. अच्छा, दूसरे? दम नहीं है. कौन? वो किस लिए देखते हैं? डिविडेंड कितना मिलना चाहिए या अर्निंग पर शेयर क्या है. मैनेजमेंट बताओ, डिसीजन, फॉर डिसीजंस, है ना. एम्प्लॉइज किसके लिए देखते हैं? बोनस एक्सेट्रा के लिए. इक्विटी शेयर होल्डर, ईपीएस, डीपीएस, है ना. ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर. अच्छा, मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट फॉर. अच्छा, क्रेडिटर या बैंक वगैरह क्यों? लोन देने के लिए. क्रेडिट वर्दीनेस भी कह सकते हैं, चेक करने के लिए. क्रेडिट वर्दीनेस मतलब ये पेमेंट करने में कितने काबिल हैं. अच्छा, गवर्नमेंट फॉर. अच्छा, रिसर्च एनालिस्ट क्या करते रहते हैं? मार्केट स्टडी जो करते रहते हैं, तो उनको क्या करना होता है? अपने क्लाइंट्स को बताना होता है कि इसके शेयर्स अप जा रहे हैं और इसके शेयर्स डाउन जा रहे हैं. फटाफट से ये नोट कर लें आप, बॉक्स में कर लेना. हाँ जी बेटा. यूजर ऑफ फाइन, हाँ हाँ. कोई कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है ना. कोई वो एक्ट भी हो सकता है और कोई वो ओमिशन भी हो सकता है. आपको अगर ग्रुप 1 आपने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? ग्रुप 1 में आप एक जनरल क्लॉज एक्ट करेंगे, ठीक है. जनरल क्लॉज एक्ट में एक्ट की डेफिनेशन, मतलब एक पर्टिकुलर काम की डेफिनेशन भी दे रखी है.
चलो उसको छोड़ो, मैं वैसे आपको बताता हूं। आपने क्या करा, रेड लाइट जंप करी, ठीक है। अब जैसे रेड लाइट जंप करी, आगे पुलिस वालों ने आपको रोक लिया। आप कह रहे हो यार मुझे तो ध्यान ही नहीं था। बताओ बेटा वो चालान काटेंगे या नहीं? यानी चाहे आप गलती जानबूझकर करिए या आप करना मतलब वो एक्ट करना भूल गए, उसको भी क्या माना जाता है, ओमिशन। एक एग्जांपल बोलता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कह रखा है असेसी में फाइल द रिटर्न, ठीक है, और आप इस साल की रिटर्न फाइल करना भूल गए, आपके घर में छापा पड़ा। अब बताओ, आप कह रहे हैं यार हमें तो पता ही नहीं था कि इस बार रिटर्न भी भरनी थी। बताओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको छोड़ेंगे? ठीक है ना। और बताओ आपको घर के अंदर कहेंगे बंद रहो जब तक हम चेकिंग कर रहे हैं, और आपके साथ एक गाना ही गाएंगे, जाने नहीं। समझ रहे हैं? ओके, गुड। डेफिनेशन है ये तो। हाँ, इस ऐसे में कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, ठीक है, तो वो हम पहले कवर कर रहे हैं। चले खेलें? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया है। नोट भी कर लिया आप सबने? चलो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, एक डेफिनेशन और दे रखी है बेटा, बताऊं किसकी? रीजनेबल एश्योरेंस। एक डेफिनेशन और भी दे रखी है किसकी बेटा? रीजनेबल एश्योरेंस। अब मैंने आपको बताया था एश्योरेंस का मतलब कॉन्फिडेंस या सेटिस्फैक्शन या तसल्ली, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस और एक होती है बेटा क्या? रीजनेबल एश्योरेंस। एश्योरेंस दो तरह की होती है, कौन कौन सी? एब्सोल्यूट एश्योरेंस और मजा नहीं आ रहा, कौन कौन सी? ठीक है जी। अब जरा मीनिंग समझना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है और रीजनेबल एश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है। जब आप किसी चीज पर 100% श्योर होते हैं तो हम कहते हैं आप कैसी एक कॉन्फिडेंस में है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस है, ठीक है ना। और जब आप कहते हैं यार श्योर तो हूं पर 100% नहीं हूं, लेकिन इतना कम भी नहीं हूं कि मैं बिल्कुल भी विश्वास ना करूं। समझ आ रहा है आपको? एब्सोल्यूट में आपको कितना विश्वास होता है? 100%। और इसमें बताओ लेस देन 100% कॉन्फिडेंस आपको होता है, लेकिन इतना भी लो कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल में बताया था, मुझे दूर से लगा कि यार वो मासूम का है आज मासूम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम मानकर चलेंगे कि वो हमारे बीच में है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गया, ठीक है। चलो हाँ, मासूम की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगा सामने एक बच्चा पिट रहा है, मुझे लगा वो कौन है? मासूम। मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं 100% अभी तक श्योर नहीं हूं। मैं दौड़ कर गया और वहां जाकर देखा तो वो मासूम नहीं था, कोई और था। तो बताओ वहां जाकर जब सामने मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि वो मासूम नहीं है, कोई और है। लेकिन जब मैं यहां पर खड़े होकर देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो क्या है? मासूम। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कहने का मतलब जब मैं यहां खड़ा हुआ था तो मेरे पास क्या थी? रीजनेबल एश्योरेंस। जब मैं उसके पास वहां जा पर गया, एब्सोल्यूट। तो ऑडिटर को क्योंकि ओपिनियन देना होता है, सर्टिफिकेट नहीं, बोलना पड़ेगा ऑडिटर को, ना कि
तो देयरफॉर आईसीएआई ने उसे कहा कि तुम्हें एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम तो किससे भी चल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है ना कि सर्टिफिकेट, तो देयरफॉर ऑडिटर को क्या लेनी होगी, रीजनेबल एश्योरेंस, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। देयरफॉर ऑडिटर is required to obtain reasonable assurance. Auditor is required to obtain reasonable assurance. तो सर ये रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या है, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। एक कॉन्फिडेंस होता तो है हाई लेवल का, लेकिन इतना भी हाई नहीं होता कि मैं उसको क्या कह दूं, क्योंकि एब्सोल्यूट में तो मैं 100% श्योर हो गया ना। मैं क्या कह रहा हूं, अ हाई तो है बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, पक्का। रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन लिख लो आप सब। चलो एक और बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये नोट कर ले बच्चे आप सबने, गुड। इस एसे ने ना बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट भी बताई है कि जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हैं वहां की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हैं वहां के क्लाइंट की मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बताओ टॉपिक का नाम क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। एक बारी और क्या हो गया, या फिर मैं इसे ये भी कह सकता हूं रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। या इसको ड्यूटीज भी कह सकते हैं, ड्यूटीज कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो, या रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट कह लो। मैनेजमेंट की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो, रिक्वायरमेंट कह लो, या ड्यूटीज कह लो। बताओ बेटा, पहली ड्यूटी बताऊं क्या है, अकाउंट्स बनाने की, और अकाउंट्स भी कैसे बनाने की, अकॉर्डिंग टू, ठीक है जी। यानी अगर मैं पहली बात करूं, द मैनेजमेंट इज responsible, the management is responsible for the preparation and presentation of financial
स्टेटमेंट एज पर एप्ली और केबल, यानी एप्लीकेबल FRF, यानी जो पहली ड्यूटी की बात करी गई है, जो पहली ड्यूटी जो मैनेजमेंट की है अकाउंट्स बनाने की, यानी अकाउंट्स बनाने की ड्यूटी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की नहीं है। ऑडिटर तो इसे चेक करेगा। ओके, अच्छा, दूसरी ड्यूटी जो ऑडिटर की कही गई है, एक शब्द होता है क्या, इंटरनल कंट्रोल। एक शब्द सीखो बेटा, क्या होता है, दम नहीं है, क्या होता है, चलो उसी के बारे में बात करते हैं, इंटरनल कंट्रोल के बारे में। इंटरनल कंट्रोल बताऊं क्या होते हैं, वो सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज। इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, वो सारे जो कंपनी के TCWG, मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज बनाते हैं, या बनाते हैं, बनाने के बाद लगाते हैं, और लगाते के बाद उसको मेंटेन करते हैं, यानी उसमें कॉन्टिन्यूटी रखते हैं। वो सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज, बोलना पड़ेगा, वो सारे जो कंपनी की मैनेजमेंट, TCWG और एम्प्लॉइज बनाते हैं, बनाने के बाद लगाते हैं, और लगाने के बाद मेंटेन करते हैं। किस लिए, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड एंड एरर, समझ रहे हैं। यानी जैसे एक एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर ये सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं, किस लिए, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या ना आ सके, यानी कहने का मतलब ये जो आपने इंटरनल कंट्रोल, यानी ये जो सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, ताकि फ्रॉड एंड एरर दी नो एंट्री इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ रहा है बात आपको, यानी वो सारी कोशिशें जो इसलिए करी गई हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एंड एरर ना हो, उसे मैं क्या कहता हूं, इंटरनल कंट्रोल। यानी इंटरनल कंट्रोल बनाने की भी ड्यूटी किसकी होगी, मैनेजमेंट की। समझ आ रहा है, यानी इसमें मैं लिख सकता हूं डिजाइन कॉमा इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट की सेकंड ड्यूटी क्या है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बोलना पड़ेगा, क्या है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। डिजाइन मतलब बनाना, बनाने के बाद इंप्लीमेंट करने के बाद उसमें मेंटेनेंस मतलब कॉन्टिन्यूटी रखना। ठीक है, आपने देखो स्ट्रिक्टनेस रखी तो सही, लेकिन एक दिन रखी उसका कोई फायदा नहीं होगा, रेगुलर रखनी पड़ेगी, तब जाकर इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। समझ आ गया आपको, तो दो ड्यूटी समझ आ गई। एक तो अकाउंट्स बनाने की ड्यूटी है किसकी, मैनेजमेंट की, बोलना पड़ेगा, एक तो अकाउंट्स बनाने की ड्यूटी है किसकी, और दूसरी ड्यूटी जो मैनेजमेंट की है वो क्या है, इंटरनल कंट्रोल का डिम। डिम मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेन। समझ आ गया, पक्का नोट कर लिया बच्चे यहां तक आपने, पक्का कर नोट कर लिया, कर लो कर लो। खेलें, कहानी बढ़ाएं आगे, पक्का।
कर लिया बेटा नोट? खेले? चलो फिर आगे खेलते हैं बेटा। अब और क्या मैनेजमेंट की ड्यूटी है, यानी मैनेजमेंट की थर्ड ड्यूटी क्या है? दो तो हमें समझ आ गया, अकाउंट्स बनाने की है और इंटरनल कंट्रोल की है। अच्छा, थर्ड ड्यूटी जो मैनेजमेंट की है बेटा, ऑडिटर जो जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन मांगे वो उसे प्रोवाइड करे। ऑडिटर जो जो डॉक्यूमेंटेशन मांगे, जो जो इंफॉर्मेशन मांगे, जो जो एक्सप्लेनेशन मांगे, वो सब प्रोवाइड करना है मैनेजमेंट तुम्हें। ये तुम्हारी क्या है? ड्यूटी। हम पढ़ क्या रहे हैं? मैनेजमेंट की ड्यूटीज। बोला पड़ेगा, हम पढ़ क्या रहे हैं? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की थर्ड ड्यूटी हमने पढ़ी है, प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन टू द। समझ आ रहा है? तो लिख लो जरा यार, प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन कॉमा एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन टू द ऑडिटर, टू द ऑडिटर as requested by him, as requested by him। आरेला है समझ? गुड यार, बहुत बढ़िया। सर और क्या ड्यूटी बनती है मैनेजमेंट की? सर कितनी है? 5। सर हम कितनी पढ़ चुके हैं? 3, 2 रह गई हैं। फोर्थ बता देता हूं, चलो पहले फोर्थ थोड़ी हल्की वाली कर लेते हैं। सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स, सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स। इसका मतलब क्या? सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स से वर्ड, ये सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स से आप क्या समझते हैं? देखो, दो चीजों से बचाना, दो चीजों से बचाना। एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। मतलब एसेट का मिसयूज ना होने देना। मिसयूज मतलब, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। आपका नाम क्या है? प्रमोद। ठीक है, प्रमोद की बात कर लेते हैं। प्रमोद मान लेते हैं बेटा ओला कैब चलाता है, और ओला कैब कंपनी की है जो ये चलाता है। अब होता क्या है, बीच बीच में जब टाइम मिलता है तो ये ओला कैब अपने घर लेकर चला जाता है और अपनी, मतलब वाइफ, लेट से मैरिड है, अपनी वाइफ को बार बार कहता है आजा मेरी गाड़ी में, आजा मेरी गाड़ी में। ठीक है, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल। समझ रहे हैं? तो बताओ, एसेट है कंपनी का, बोलना पड़ेगा एसेट है, लेकिन ये यूज किसके लिए कर रहा है? पर्सनल पर्पस के लिए। यानी ये एसेट का कर रहा है मिस के लिए यूज, इसलिए इसे क्या कहेंगे? एसेट का मिस यूज। बताओ अलाउड होना चाहिए या नहीं? यानी आप कब कह पाएंगे कि आपने अपने एसेट को सेव करा? जब उसका एसेट का क्या ना हो रहा हो? मिस यूज। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रमोद का। ठीक है ना? यानी एसेट की चोरी ना होने देना। स्टील, स्टील मतलब चोरी ना होने देना। एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं प्रमोद जो है, ये पीआरए, चलो प्रमोद जो है गोडाउन कीपर है, एक गोडाउन है और लेट्स सी ये गोडाउन वाइन का है। ठीक है, अब बताओ बेटा, रोज शाम को प्रमोद का जी ललचाए और रहा ना जाए,
ठीक है, और इसे देख देख कर इधर बेटा मिस यूज समझ रहे हैं, वाइफ, ठीक है हाँ, पर ये इस तरफ वाइफ और इस तरफ वाइन, ठीक है। अब इसको देख देख के गाना गा रहा है, मैं किसी मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं तेरा हो जाऊं, ठीक है ना तो बताओ, रोज शाम को एक बोतल चोरी करता है, और क्योंकि जी ललचाए, और है ना, तो बताओ बेटा इनके एसेट्स की चोरी हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये सब चीजें, अगर ये दोनों चीजों को आप रोक पा रहे हैं तो हम कह रहे हैं आप अपने एसेट्स को सेव कर पा रहे हैं। यानी एसेट का मिसयूज ना होने देना और एसेट की चोरी ना होने देना। मिसयूज से क्या कंसर्न, मतलब बिजनेस एसेट पर्सनल पर्पस के लिए यूज ना हो, समझ आ गया? ये सबको भी रोकना, ये सबको भी, किस चीज को रोकना? मिसयूज को और स्टील को, स्टीलिंग ऑफ एसेट, स्टीलिंग ऑफ एसेट्स, मिसयूज ऑफ एसेट्स को रोकने को हम कहेंगे आप अपना एसेट क्या कर रहे हैं, सेव। सर ये इंटरनल कंट्रोल नहीं हो गया? बेटा इंटरनल कंट्रोल ना बहुत वाइडर टर्म है। फ्रॉड एंड एरर सिर्फ एसेट्स में नहीं होते, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में झूठी एंट्रियां भी तो डाल रहे हो, वो भी तो इंटरनल कंट्रोल एक वाइडर टर्म है, हैं? उसमें से एक पार्ट ये अलग से भी पढ़ना पड़ता है हमेशा में। एसेट्स की चोरी रोकना या किसी चीज की भी चोरी रोकना इंटरनल कंट्रोल ही तो होता था, वो मैनेजमेंट की कोशिश है। लेकिन वो जो इंटरनल कंट्रोल थे ना, वो बेसिकली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से कंसर्न थे। जो हमने सेकंड पॉइंट में इंटरनल कंट्रोल पढ़े हैं कि अकाउंट्स की एंट्रियां डालते वक्त कोई फ्रॉड एंड एरर ना हो, ये थोड़ा सा अलग से आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी सेकंड पॉइंट था अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए, और ये क्या था, एसेट्स के लिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? अच्छा, लास्ट पॉइंट, यार ऑडिटर जिस भी एम्प्लॉय से पूछताछ करना चाहता हो उसे करने दी जाए। यानी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, प्रोवाइड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द ऑडिटर। ऑडिटर जिससे बात करना चाहे ऑर्गेनाइजेशन में, आप उससे बात करने दे। जिससे ऑडिटर को लगता है इससे बात करके मुझे कुछ सबूत मिल सकते हैं, तो आप उसे रोकेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी आप ऑडिटर को ये नहीं कह सकते रुक रुक रुक, ठीक है ना, बस आगे नहीं गाएंगे हम, समझ रहे? तो आप ऑडिटर को ये नहीं कह सकते रुक 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 रुक, अरे बाबा रुक, ठीक है ना। यानी उसको लगता है मेरे को इससे बात करके सबूत मिल सकते हैं, तो आप उसे बातें करने देंगे। ओके, चलो फिर लिखो जरा, प्रोवाइड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, provide unrestricted access to those, हाँ जी बेटा, हाँ जी, सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स। आपको अगर कम लग रहा है तो 2 बार ही लिख लो, नहीं कई बार बंदे को लगता है ना बहुत कम है, तो 2 बार ही कर लो। एक्चुअल में बताऊं क्या होता है, मैं बच्चों के साथ जो थोड़ी सी दिक्कत होती है, provide unrestricted access to those within the entity, within the entity from whom auditor determines it necessary to obtain audit evidences। आप ऑडिटर को उससे बात करने देंगे जिससे ऑडिटर को लगता है कि हमें सबूत मिल जाएंगे या मिल सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? पक्का? चलो बहुत बढ़िया यार।
अब सर ऑडिटर के बातें में मैनेजमेंट की तो आपने पांचों ड्यूटीज हमें याद करा दी, नोट कर लिया आप सबने, खेलें कहानी आगे बढ़ाएं। चलो अब हम पॉइंट नंबर इस ऐसे का 5th पॉइंट करने जा रहे हैं। खेलें 5th पॉइंट। सर क्या है 5th पॉइंट? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हमने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी है? आप क्या लिख सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख सकते हैं या फिर ड्यूटीज लिख सकते हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज या रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर। खेले? चलो बहुत बढ़िया है। पहली ड्यूटी है एथिकल रिक्वायरमेंट। पहली ड्यूटी क्या है बेटा? दम नहीं है। पहली ड्यूटी क्या है? कह रहे ऑडिटर का एथिकल होना जरूरी है। एथिकल वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ? एथिकल का मतलब ऑडिटर को इस बात की समझ होनी चाहिए कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी आप बता दोगे यार ये चीज एथिकल थी या अनएथिकल थी। मान लेते हैं बेटा रास्ते में आप कहीं पर से रात को 1 बजे कहीं से आ रहे हैं, आपकी अचानक से गाड़ी पंचर हो जाती है, आप पंचर वाले भैया को लेकर आते हैं, वो आपसे आकर बताओ रीजनेबल प्राइस लेता है अनरीजनेबल? आप कहते हो 50 का पंचर लगता है, वो कहता है भैया मैं तो 500 लूंगा, देख लो तुम्हारी मर्जी। तुम क्या कहते हो? भाई कर। बताओ आपके हिसाब से वो एथिकल था या अनएथिकल था? यानी उसका बिहेवियर गुड नहीं था। एथिकल वर्ड समझ आ गया? बेसिकली एथिक्स का मतलब होता है गुड बिहेवियर। तो ऑडिटर को भी कहा गया है कि तुम्हारे अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट से क्या कंसर्न आया, इसको याद करने का तरीका है OIPCC। बोलना पड़ेगा। एथिकल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? यानी ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑडिटर के अंदर, बोलना पड़ेगा, ऑडिटर के अंदर दम नहीं है, ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी। से सर क्या मतलब हुआ? हम कब कह पाएंगे कि ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी है? जब ऑडिटर ऑडिट करते वक्त हल्की सी भी पार्शियलिटी ना करे। यानी ऑडिटर को ऑडिटर के अंदर क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी। यानी ऑडिटर शुड नॉट बी पार्शियल while conducting the audit या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिटर तुम्हें हल्की सी भी पार्शियलिटी, ऑडिटर तुम्हें हल्की सी भी पार्शियलिटी, समझ आ गया? अच्छा, आई से इंटीग्रिटी। ऑडिटर के अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अच्छा, इंटीग्रिटी के 3 दोस्त, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर। यानी ऑडिटर ईमानदार होना चाहिए, ऑडिटर पार्शियलिटी ना करे। दूसरी बात, ऑडिटर क्या करे? ऑनेस्ट रहे। ठीक है ना? अच्छा, पी से प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑडिटर का क्या होना चाहिए बेटा? सर हम कब कह पाएंगे ऑडिटर का प्रोफेशनल बिहेवियर है? बेटा ऑडिटर को सारे वो काम करने हैं जिससे सीए प्रोफेशन की वैल्यू बढ़े ना कि कम हो। ऑडिटर को हमेशा वो काम करने हैं जिससे सीए प्रोफेशन की वैल्यू बढ़े ना कि, समझ आ रहा है आपको? पक्का वाला? गुड यार। अच्छा, ऑडिटर के अंदर कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स भी होने, मतलब कॉम्पिटेंस मतलब वो ऑडिट करने के योग्य होना चाहिए। योग्य मतलब वो सीए प्लस सीओपी होना चाहिए। ठीक है ना? कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हो गया? योग्य होना चाहिए। मतलब योग्य होने का मतलब सीए प्लस सीओपी।
ठीक है ना, और उसके अंदर नेसेसरी स्किल्स भी होने चाहिए। सर हमें ना यहां तक बताओ, ओ से क्या हो गया? ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑडिटर में ऑडिटर को पार्शियलिटी, आई से इंटीग्रिटी मतलब उसे ऑनेस्ट रहना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी मतलब उसे अनबायस्ड रहना है, इंटीग्रिटी मतलब उसे, अच्छा सीए प्रोफेशन की अच्छा कॉम्पिटेंस मतलब सीए प्लस सीओपी, और स्किल्स मतलब लॉजिकल और टेक्निकल, दोनों तरह के उसके अंदर स्किल्स होने चाहिए। सर आखिरी सी से बताना क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। सर इसका क्या मतलब हुआ कॉन्फिडेंशियलिटी का? एक बारी बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ, जरा बात करते हैं। यार ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्लाइंट की बहुत सारी बातें जान जाता है। ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, बोलना पड़ेगा, ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्लाइंट की काफी सारी बातें जान जाता है। तो बताओ जो क्लाइंट के बारे में उसे बातें पता चल गई, वो बातें उसे बाहर किसी को बतानी है या नहीं बतानी है? उसी चीज को कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। उसी चीज को क्या कहते हैं? यानी ऑडिटर शैल नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिटर तुम्हारे को जो ऑडिट करते वक्त, ऑडिट के दौरान जो भी क्या मिली है, मैंने जो भी क्या मिली है, वो तुम्हें बाहर किसी को, पॉइंट समझ आ रहा है, वो बाहर किसी को डिस्क्लोज, लेकिन दो केसेस में आप कर सकते हो। जब परमिटेड बाय क्लाइंट है, यानी क्लाइंट ने आपको परमिशन दे दिया कि ये वाली बात तुम मेरी बाहर बता सकते हो, या रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू सो, बोलना पड़ेगा, या रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू सो। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या? रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू सो, यानी लॉ ने आपको कह रखा है कि आप ये वाली बात बाहर वालों को बता सकते। दो बातें। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? द ऑडिटर should not disclose the information acquired by him. Auditor should not disclose the information acquired by him during the, बोलना पड़ेगा, during the अनलेस, बताओ क्या? परमिटेड बाय, यानी क्लाइंट ने आपको कह दिया चल कोई ना दिखा दे, या फिर और रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू सो। लॉ ने आपको कह रखा है, क्या कह रखा है? कि तुम ये वाली बात बता सकते हो। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो हमें ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, उसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ आ गई। सर हमारे से बुलवाना, बताओ बेटा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट। आप सब बोल के देखेंगे, अच्छा फील होगा। क्या? नहीं मजा नहीं आया, दोबारा। अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा ना। एथिकल रिक्वायरमेंट से क्या हो गया? ओ आईपीसीसी। बेटा ये शब्द याद कर लो, बहुत जगह काम आएगा। ओ या ऐसे भी कह सकते हो ऑब्जेक्टिव आईपीसीसी। जब हम आईपीसीसी पढ़ाते थे तो हम यही कहते थे, ऑब्जेक्टिव क्या है? आईपीसीसी, ठीक है ना। ओ से ऑब्जेक्टिविटी होगी, आई से इंटीग्रिटी। बोलना पड़ेगा, आई से, सर हाथ हटा लो ना, नहीं बेटा नहीं। पी से, मैंने पी से, अच्छा बेटा सी से कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स, और अगले सी से कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी ऑडिटर शैल नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अनलेस परमिटेड बाय क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू सो। अब ये करके दिखाओ।
हाँ जी बेटा, ऐसे ही लिखना है। खेले आगे। तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? गुड। स्लो मोशन। सर हमने टाइड की ऐड देख रखी है, आप भी दिखा सकते हैं? टाइड झट से सफेदी दिखा? नहीं, झट से सफेदी आ जाएगी, बताओ अगर तुम बोलो तो। ये लोग कह रहे नहीं, कुछ दाग अच्छे हैं, रहने दो। डन 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 डन। बेटा अब दूसरा शब्द जो ऑडिटर की ड्यूटी है, हम पढ़ रहे हैं ऑडिटर की ड्यूटी। पहले हमने किसकी ड्यूटी पढ़ी? मैनेजमेंट की। अब हम किसकी पढ़ रहे हैं? गुड यार। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोलना पड़ेगा शब्द का नाम, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, आसान सा शब्द है। अब बी पॉइंट की हेडिंग तो बना सकते हैं। बी मतलब सेकंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। खेलें? अब जो मैं बोल रहा हूं वो जरा सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा। टॉपिक बहुत ही आसान है और ये मानकर चलो इस पे शॉर्ट नोट आने के चांसेस अलग से है। इस पे शॉर्ट नोट आने के चांसेस बच्चे अलग से है। क्या होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? यार ये एक, वैसे तो ऐसे करते हैं, वैसे तो ऑडिटर को मैनेजमेंट की बातों पर विश्वास करके चलना है एज पर केस लॉ। कौन सा था? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड। एक केस लॉ था किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, जो ये कहता है कि ऑडिटर अगर तुम मैनेजमेंट पर या उनके एम्प्लॉइज पर विश्वास करके चल रहे हो ना, तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर तुम्हें कोई डाउटफुल सिचुएशन दिखती है तो फिर तुम उन पर विश्वास मत करना।
यानी जैसे ही तुम्हें डाउटफुल सिचुएशन दिखे तो तुम्हारा ना एक एटीट्यूड बन जाए। जरा सुनो बच्चे दोबारा से बात। ऑडिटर, वैसे तो तुम्हें मैनेजमेंट की बातों पर विश्वास करके चलना है, लेकिन अगर तुम्हें कोई डाउटफुल सिचुएशन दिखती है तो तुम उसी समय अलर्ट हो जाना कि तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है। सर नहीं नहीं समझ नहीं आई, एक बार और, ठीक है। वैसे तो ऑडिटर, तुम्हें क्लाइंट की मैनेजमेंट एम्प्लॉइज पर विश्वास करके चलना है, लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई डाउटफुल सिचुएशन दिखे, यानी तुम्हें चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर दिखे, वैसे ही तुम उन पर विश्वास करना क्या कर देना, बंद, और अपना एक एटीट्यूड बना लेना, अपना एक एटीट्यूड बना लेना जहां पर आप मैनेजमेंट की कोई भी बात पर, जहां पर आप मैनेजमेंट की कोई भी बात पर तब ही विश्वास करना जब उसके लिए आपको रीजनेबल जस्टिफिकेशन मिले। यानी आप मैनेजमेंट की बात पर तब विश्वास करना जब उसने उन बातों के लिए क्या दिए हो, रीजंस। यानी सर ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है क्या? इट रेफर्स टू द एटीट्यूड ऑफ द ऑडिटर। सर हम भी बोलेंगे इट रेफर्स टू द, यानी एक एटीट्यूड का हम प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कहते हैं। इट रेफर्स टू द एटीट्यूड ऑफ द ऑडिटर वेयर ही डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। इट रेफर्स टू द एटीट्यूड ऑफ द ऑडिटर। सर हमारे से भी बुलवाओ प्लीज, ठीक है। इट रेफर्स टू द एटीट्यूड ऑफ द ऑडिटर वेयर ही डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन। यानी जहां पर ऑडिटर, बोलना पड़ेगा, जहां पर कोई भी बात बिना रीजन के एक्सेप्ट, पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? यानी अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की बात करूं तो ये एक एटीट्यूड का नाम है जिसमें ऑडिटर कह रहा है भैया ना, पहले बता क्यों, फिर मैं मानूंगा ये बात। यानी ऑडिटर का एक एटीट्यूड बन गया, हर चीज पर क्या लगा रहा है, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। यानी बिना रीजन के कोई बात पर विश्वास कर ही नहीं रहा। इस एटीट्यूड का नाम क्या हो गया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। समझ आ रहा है? यानी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या हो गया, इट रेफर्स टू द एटीट्यूड ऑफ द ऑडिटर। इट रेफर्स टू द एटीट्यूड ऑफ द ऑडिटर वेयर बाय ही डज नॉट एक्सेप्ट, बोलना पड़ेगा, वेयर बाय ही एनीथिंग विदाउट रीजनेबल जस्टिफिकेशन। भैया रीजन दो तब मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा। वैसे तो ऑडिटर को क्या कहा गया कि तुम मैनेजमेंट की बातों पर क्या करते रहो, विश्वास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलना पड़ेगा। वैसे तो ऑडिटर को क्या कहा गया कि तुम मैनेजमेंट की बातों पर क्या करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें कोई डाउटफुल सिचुएशन दिखती है तो अपना रूप बदल लो, और रूप में क्या ले आओ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यानी एक एटीट्यूड को ले आओ। और वो एटीट्यूड क्या कहता है, जिसमें आप कोई भी चीज बिना रीजन के एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी उसकी बातों पर विश्वास तब करेंगे जब वो उसके पीछे क्या देगा, रीजन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? पक्का? अभी बहुत 4-5 एग्जांपल आएंगे, अभी धीरे, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ, एक पेज पूरा लिखेंगे इस पे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी बात, मैं ऐसा कह सकता हूं जब ऑडिटर क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल एनालिसिस करेगा। जब ऑडिटर क्या करेगा, क्रिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल एनालिसिस, बोलना पड़ेगा। जब ऑडिटर क्या करेगा, तो हम कहते हैं ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा रहा है। क्रिटिकल मतलब हर चीज को खरीदना ना, क्रिटिसाइज करना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। यानी ऑडिटर जो अभी तक
जो ऑडिटर अभी तक सीधी सीधी निगाहों से देख रहा था, अब वो हर चीज को शक की निगाहों से देख रहा है कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, बताना जरा। ऐसे वाले ऑडिटर का एटीट्यूड हो गया है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, critical reasoning, critical analysis and critical reasoning by the auditor। सर दो बातें तो हमें समझ आ गई हैं, दो बातें तो हमें समझ आ गई हैं। अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाने के लिए वो क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, पक्का? तो बताओ इसके लिए ऑडिटर का क्या होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड। ऑडिटर का माइंड अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग। हर बात पर वो क्या पूछेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी फॉर application of professional skepticism, auditor should have, क्या बच्चे बताओ, auditor should have questioning mind। है जी, समझ आ रहा है बेटा? यानी सीधी सी बात बताऊं क्या होगी, ऑडिटर तुम्हें क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका 1 मार्क में। ऑडिटर जब जब तुम रिकॉग्नाइज करो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ऑडिटर जब जब भी तुम क्या करो, रिकॉग्नाइज करो क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, तब तब तुम क्या अपना लेना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यानी ऑडिटर तुम थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना, क्योंकि कभी भी क्या मिल सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर। यानी ऑडिटर शुड मेंटेन the attitude of professional skepticism throughout the audit whenever he recognizes क्या, the possibility of fraud and error। Auditor should maintain professional skepticism, attitude of professional skepticism throughout the audit whenever he recognizes possibility of fraud and errors। लिखो जरा, the auditor should maintain professional skepticism। Auditor should maintain professional skepticism throughout the audit whenever he recognizes the possibility of material misstatement। पॉइंट समझ आ रहा है आपको, पक्का? अच्छा अच्छा, चले आगे। अच्छा सर कुछ एग्जाम्पल बताओ, कुछ एग्जाम्पल्स बताओ जब हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना चाहिए। सर कुछ क्या बताओ आप, एग्जाम्पल्स, यानी कोई ऐसी सिचुएशंस बताओ जहां पर ऑडिटर को अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट किस लिए, कि मुझे क्या लगाना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मुझे क्या लगाना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म।
यानी अगला पॉइंट, some examples where auditor being alert for professional skepticism. Some examples where auditor being alert for प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यानी कुछ एग्जांपल्स बताओ जहां पर ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाने के लिए अलर्ट हो जाएगा। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट डाउन द सर्कमस्टांसेस वेयर ऑडिटर अप्लाइड फॉर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, या वेन एवर ऑडिटर फाइंड एनी ऑफ द फॉलोइंग ही अप्लाई क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यानी ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऑडिटर should maintain professional skepticism. Auditor should maintain professional skepticism whenever he finds the following. Whenever he finds the following. कुछ एग्जाम्पल्स बताओ जब क्या हो जाएगा, उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना चाहिए। जरा सुनना, ऑडिटर को ना दो सबूत मिले, एक ही मैटर पर दो सबूत मिले। जैसे एक एग्जाम्पल फिर मैं लिखवाता हूं, एक एग्जाम्पल, बेटा कंपनी ने अपनी बोर्ड रिपोर्ट में बता रखी है कि इस बार की सेल हमारी 100 करोड़ है। इस बार की सेल हमारी क्या है, 100 करोड़। और जब कंपनी की मैगजीन देखी गई तो मैगजीन में कंपनी ने बता रखा हमारी सेल है इस बारी की 120 करोड़। तो यानी या तो यहां झूठ बोल रहे हैं या यहां झूठ बोल रहे हैं। यानी जो ऑडिटर को सबूत मिले हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी, अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, भैया यहां गलत हो या यहां गलत हो, और अगर यहां ठीक हो तो फिर क्यों ठीक हो, और यहां गलत हो तो क्यों गलत हो। अब ऑडिटर क्वेश्चनिंग पे आ जाएगा ना, पॉइंट समझ आ रहा है। यानी जब क्या हो, एविडेंसेस आपस में क्या कर रहे हो, पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चे। यानी लिखो, ऑडिट एविडेंसेस या ऑडिट एविडेंस दैट contradicts with other audit evidence obtained, with other audit evidence obtained। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। दूसरी बात, जरा सुनना, यानी यहां कॉन्ट्राडिक्ट समझ आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड पे आप बॉक्स बना सकते हैं। अब दूसरी बात जरा सुनना बच्चे, ऑडिटर के नजरों के सामने कोई ऐसी बात आई जिससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर ऑडिटर को शक हो गया कि ये डॉक्यूमेंट्स नकली बनवाए गए हैं, असली है ही नहीं। कई बार आप हो जाता ना, यार ये नकली कागजात है, ये नकली डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। अब आप खुद बता दो, आपको लेट से
आपने 500 रुपया किसी से आपको मिले, आप 500 का नोट चेक करके हल्का सा भी आपको शक होता है, पूछते हैं अरे ये कहां से दिया है, ये नकली लग रहा है, क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं ना। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो वही है, यानी आपको उस कागज पर विश्वास होना बंद हो गया, तब आप क्या लगाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। यानी इंफॉर्मेशन दैट brings into question, the reliability of documents. Information that brings into question the reliability of document. पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अच्छा, दो केसेस बताओ, या आपको क्या हुआ है, कॉन्ट्राडिक्ट क्या हुए थे बताओ, कॉन्ट्राडिक्ट क्या हुए थे बताओ, ऑडिट एविडेंसेस, तब आपने क्या लगाई, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। या दूसरा केस बताओ कब हुआ, जब आपको डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी पर शक हो रहा है। या थर्ड, conditions that may indicate the possibility of fraud। वो सारी कंडीशंस जो किस वक्त को इशारा दे रही है कि फ्रॉड होने के क्या है चांसेस, बोलना पड़ेगा। जो वो सारी कंडीशंस जो किस तरफ इशारा दे रही हैं कि फ्रॉड होने के क्या हैं चांसेस, तब ऑडिटर को क्या लगाना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर एक और एग्जांपल बता दो प्लीज, तीन बताओ, पहले मुझे तीन बताओ, फिर मैं फोर्थ बताता हूं। जब आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कब लगाएंगे, जब ऑडिट एविडेंसेस आपस में, या फिर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चली जिससे डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पर आपको क्या हो रहा है, या फिर ऐसी कुछ कंडीशंस दिख रही हैं जिससे क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब फोर्थ बता रहा हूं बेटा, जब सरकमस्टांसिस कुछ ऐसा कह रहे हैं कि आपको ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। जब सरकमस्टांसिस आपको क्या कह रहे हैं कि आपको ऑडिट प्रोसीजर जो एसएस में बता रखे हैं ना, उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। बताओ ज्यादा काम क्यों करना पड़ेगा, चांसेस ऑफ क्या होंगे, फ्रॉड एंड एरर, तभी तो ऑडिटर ज्यादा चेकिंग करेगा। यानी जब ऑडिटर को यह कहा जा रहा है सरकमस्टांसेस इसलिए ये चीज के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे जितने एसएस में लिखे हैं, तो इट मींस फ्रॉड एंड एरर के चांसेस हैं, और आपको अब क्या लगाना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यानी circumstances that suggest the need for audit procedure in addition to the audit procedure, in addition to those required by the SA। यानी आपको ऑडिट प्रोसीजर एडिशनल करने पड़ रहे हैं, आपको ऑडिट प्रोसीजर क्या करने पड़ रहे हैं, एडिशनल। तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोलना पड़ेगा। तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, चार केसेस बता दो बेटा। पहला, ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दूसरा,
डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पर शक हो रहा है, या क्या है बेटा, कंडीशंस हैं कुछ पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड की, या सरकमस्टांसिस हैं जो इस चीज को सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपना ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। आपको दिख रहा है कि आपके सामने एम्प्लॉयज गोडाउन से सामान उठा उठा के लेके जा रहे हैं, तो यानी यहां पर चोरियां हो रही हैं, यानी कोई भी ना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा ही नहीं हुआ गोडाउन के बाहर, इसका मतलब क्या है, चोरी होगी। तो कोई भी कंडीशन है ना, कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपको किस चीज के बारे में इंडिकेट कर रही है कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्या है, फ्रॉड एंड एरर्स। अच्छा, अब जरा सुनना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाने से हमें टेंशन कम हो जाएंगी। बेटा एक वर्ड होता है रिस्क, रिस्क वर्ड का मतलब होता है टेंशन, रिस्क वर्ड का मतलब क्या होता है, कह रहे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाने की वजह से आपकी 3 टेंशंस खत्म हो जाएंगी। वो क्या क्या है वो मैं लिखवा रहा हूं, वो क्या क्या है वो मैं लिखवा रहा हूं। ये अपने आप में ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अपने आप में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको, है ये ड्यूटीज का ही एक पार्ट, लेकिन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, ये सारा लिखना पड़ेगा है। हाँ क्या हो गया, मार्क्स सारे चाहिए कम चाहिए तो लिखो भी, रिश्ता वही बात नहीं, स्टार प्लस नहीं। नहीं बेटा आपको देखो मैटर आता है, आपको अभी सुनते वक्त लग रहा है, अभी घर जाके अगर मैं आपको बोलूंगा ना 4 पॉइंट फटाफट से बता दोगे ये। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन ही तो दिया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। आपको अगर आता है ना तो बंदा लिख भी देता है, ये तो वो लोग बहाना मारते हैं जिनको आता ना हो, आपको तो आता, आप एक्सपर्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो, मेंटेनिंग प्रोफेशनल। अब कई बंदे इस बात से परेशान है हमें ज्यादा क्यों आ रहा है मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट is necessary if the auditor is to reduce the risk of, अगर ऑडिटर अपनी टेंशन कम करना चाहता है तो पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बनाए रखें। किस चीजों की टेंशन, जरा मैं बताता हूं। ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, एक बार लिखो फिर मैं आपको बताता हूं क्या, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। अब कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, अनयूजुअल मतलब जैसे अनयूजुअल का अभी ना एक नाम याद कर लो, डिटेल में आगे बढ़ लेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एक बार बोलना बेटा अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल, कह रहे कुछ भी अनयूजुअल चीजें अब आपसे छूटेंगी नहीं, क्योंकि जब जब आपको अनयूजुअल दिखेगा आप क्या बना लेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, और उसकी तह तक जाकर सारी बातें निकलवा लेंगे। तो यानी आपको एक चीज की टेंशन, रिस्क मतलब टेंशन नहीं होगी, बताओ कि कोई भी अनयूजुअल मैटर ओवरलुक मतलब इग्नोर नहीं होगा, छूटेगा नहीं, समझ रहे हैं, कोई भी अनयूजुअल चीज आपसे छूटेगी नहीं, इस चीज की आपकी टेंशन कम हो जाएगी, बोलना पड़ेगा, इस चीज की आपकी टेंशन, समझ रहे हैं आप, छूटेगी नहीं, मतलब इग्नोर नहीं होगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात, पक्का।
चलो जी, और क्या हो सकता है? एक और चीज की टेंशन निपट जाएगी। यार बताऊं, ऑडिटर जब सारी पूछताछ करके, ऑडिटर जब सारी पूछताछ करके क्या करेगा बताओ? ओपिनियन देगा, तो ऑडिटर का ओपिनियन जल्दी जल्दी वाला तो नहीं होगा, सोच समझ के वाला होगा। तो यानी उसको ओपिनियन देते वक्त डर नहीं लगेगा, यानी ऑडिटर जंप इनटू कंक्लूजन नहीं होगा एकदम से। समझ रहे हैं? ऑडिटर जंप इनटू कंक्लूजन नहीं होगा। जंप मतलब बहुत जल्दी कंक्लूजन पर। कई बार आप क्या कहते हो, यार जल्दी जल्दी में डिसीजन ले ली, फिर गलत ही हो गया। डिसीजन अब ऑडिटर सोच समझ के लेगा, इस बात की भी ऑडिटर को टेंशन नहीं होगी। यानी ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग conclusion, when drawing conclusion from audit observation। ऑडिट ऑब्जर्वेशन, यानी उसको बहुत जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेगा, सोच समझकर ही कंक्लूजन पर पहुंचेगा। दो बातें समझ आ गई? यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाने से, बोलना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाने से ऑडिटर की दो टेंशनें तो हमने खत्म कर दी। बताओ क्या क्या? कोई मैटर छूटेगा नहीं, कोई मैटर, और दूसरा मतलब आप बहुत जल्दी कंक्लूजन पर एकदम से जंप नहीं करोगे, आराम से। और लास्ट, कई बारी ना हम इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस ले लेते थे कई बार में कि यार ये तो ठीक ही होगा। कई बार आप कहते हो ना, यार ये बात सर ने बोली है तो ठीक ही होगी, यानी या आप क्या कहते हो, यार ये मेरा दोस्त कह रहा है ये वाली बात, तो यार ये ठीक ही होगी, ये वाली बात नहीं होगी। यानी अब आप हर चीज को सोच समझ के कर रहे हैं, तो आप कोई भी गलत एजम्पशन नहीं लेंगे, आप हर चीज के पीछे क्वेश्चंस करेंगे, आपको रीजन पता होगा, यानी कोई भी इनएप्रोप्रिएट एजम्पशंस नहीं होंगी। कई बार हम क्या कहते हैं, यार कैश का अमाउंट तो ठीक ही होगा, चल आगे चले। ऑडिटर चेकिंग करते वक्त क्या कह रहा है, यार ये तो ठीक ही होगा, चल आगे चले। अब ये वाला एटीट्यूड ऑडिटर नहीं रखेगा, यानी इसकी वजह से जो फ्रॉड एंड एरर हमारे से छूट जाते वो अब छूटेंगे नहीं। यानी और क्या छूट जाएगा? यूजिंग inappropriate assumptions, using inappropriate assumptions of audit procedures। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumptions of audit procedures। हमें प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक। मैं आपको बताता हूं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, जब तक आप नोट करें मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एक एटीट्यूड का नाम है जहां पर ऑडिटर कोई भी बात ऐसे नहीं मानेगा जब तक उसको इसके बारे में रीजन नहीं पता चलेंगे। यानी इसके लिए ऑडिटर का क्वेश्चनिंग माइंड होता है, और क्वेश्चनिंग माइंड होने से है वो क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल एनालिसिस करता है। जनरली ऑडिटर अलर्ट हो जाएगा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के लिए जब जब उसको दो सबूतों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगी, जब जब उसे दो सबूतों में क्या दिखेगी? कॉन्ट्राडिक्शन, या उसके माइंड में या उसकी आंखों के सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है जिसने डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी पर शक डाल दिया है, तब वो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाए। या कुछ ऐसी कंडीशंस है जिससे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं जिसमें ऑडिटर को ऐसे में बताए गए ऑडिट प्रोसीजर से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। समझ आ गया? अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अगर वो पूरे ऑडिट में लगाए रखेगा ना, तो ऑडिटर की टेंशन कम हो जाएगी। किन चीजों की? कि मेरा कोई मैटर छूटेगा नहीं। कौन से मैटर? अनयूजुअल, कोई अनयूजुअल बात छूटेगी नहीं। दूसरी बात, मैं एकदम से ओवर जनरलाइज कंक्लूजन नहीं दूंगा, मैं सोच समझ के जवाब कंक्लूजन दूंगा। और लास्ट, मेरे ऑडिट प्रोसीजर में कोई इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं होगी। जैसे मैं पहले मान लेता था कि अच्छा ये तो ठीक ही होगा, अब वो वाला एटीट्यूड मेरा
नहीं होगा। आपको दो ड्यूटी समझ आ गई, पहली थी एथिकल रिक्वायरमेंट OIPCC और दूसरी थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब तो बहुत ही आसान है, आगे यहां तक की समझ आ गई। चलो तीसरी ड्यूटी जो ऑडिटर की बोली गई है, तीसरी ड्यूटी जो ऑडिटर की बोली गई है, ऑडिटर तुम्हें ड्यूटी टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidences. Duty to obtain sufficient and appropriate audit evidences. बोलना पड़ेगा आपको क्या? Duty to obtain sufficient and appropriate audit evidences. सर इसका क्या मतलब हुआ? ऑडिटर तुम्हें सबूत इकट्ठे करने हैं, और सबूत बताऊं कैसे इकट्ठे करने हैं, जो सफिशिएंट हो और एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, यानी सबूतों की क्वांटिटी सही होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब सबूतों की क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए। समझ आया? यानी सफिशिएंट वर्ड का मतलब, यानी ऑडिटर तुम्हें सबूत इकट्ठे करने हैं, क्वांटिटी वाइज भी गुड हो और क्वालिटी वाइज भी गुड हो, मतलब क्वांटिटी भी हो सबूतों की और क्वालिटी भी हो, ऐसे सबूत तुम्हें ढूंढने हैं। समझ आ रही है बेटा बात आपको? तीन बता दो ऑडिटर की तीन ड्यूटीज। ऑडिटर की तीन ड्यूटी बताओ। एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट का निमोनिक OIPCC, O से ऑब्जेक्टिविटी, I से इंटीग्रिटी, P से प्रोफेशनल बिहेवियर, C से कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स और C से कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर दूसरी ड्यूटी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, और थर्ड बेटा ड्यूटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिटर तुम्हें सबूत इकट्ठे करने और वो सबूत सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होने। गुड यार। फोर्थ ड्यूटी टू कंडक्ट द ऑडिट, ड्यूटी टू conduct the audit in accordance with standards on auditing। यानी ऑडिटर तुम्हारी एक और ड्यूटी भी बनती है। क्या ड्यूटी? कि तुम्हें ऑडिट के दौरान एसएस फॉलो, बोलना पड़ेगा, ऑडिट के दौरान एसएस फॉलो, ये भी ड्यूटी है तुम्हारी, यानी ड्यूटी टू कंप्लाई विद एसएस। ठीक है जी। लास्ट सर 5 ड्यूटी मैनेजमेंट की है तो ऑडिटर उससे कम थोड़ना है। ऑडिटर की भी कितनी ड्यूटी है? 5। समझने? सर ये आप अपने मन से लिखवा रहे हो क्या? नहीं बेटा, ये आपके एसे में बता रखी है, मैं वही लिखवा रहा हूं। ओके सर, हमें तो लगा आप अपने मन से लिखवा रहे हो। नहीं, ड्यूटी टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यूटी टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, बोलना पड़ेगा ड्यूटी टू अप्लाई। आओ जरा मैं आपको बताता हूं प्रोफेशनल जजमेंट का मीनिंग पता है आपको? नहीं? चलो अब इसको जरा समझना बेटा। ये वर्ड स्टार्टिंग की 7 to 8 क्लासेस आपका ऑडिट का बेस तैयार कर देंगे। उसके बाद आपको ऑडिट बड़ी हल्की लगेगी, इजी लगेगी, अगर आपने पहली 7-8 क्लासेस में पूरा फोकस कर लिया तो। जैसे अब ये शब्द आया प्रोफेशनल, ड्यूटी टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, बोलना पड़ेगा ड्यूटी टू अप्लाई। बेटा जरा सुनना, जजमेंट का मतलब होता है डिसीजन। जजमेंट का मतलब क्या होता है? डिसीजन। वो डिसीजन प्रोफेशनल जजमेंट या प्रोफेशनल डिसीजन कहलाती हैं जब आपने डिसीजन लेते वक्त अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करा है,
अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करा है और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करा है। यानी वो सारी डिसीजन जो आप नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पर लेते हैं ना, वो डिसीजंस क्या हो जाती है? प्रोफेशनल डिसीजंस। सर नहीं समझ आया। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं आया ना, मुझे नहीं आया, सुनो तो सही। यानी हम उस जजमेंट को, उस डिसीजन को प्रोफेशनल जजमेंट कह देंगे जिस डिसीजन लेते वक्त हमने अपने 3 शब्द क्या? ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बोलना पड़ेगा। क्या? ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का यूज करा है ना, वो सब क्या हो गई है? प्रोफेशनल जजमेंट। यानी अगर मैं प्रोफेशनल जजमेंट की बात करूं तो क्या है? इट रेफर्स टू द application of, it refers to the application of relevant training, knowledge and experience in making appropriate decisions. In making appropriate decisions. पॉइंट समझ आया आपको? हाँ जी बच्चे, ये पॉइंट समझ आए? गुड यार। सर इसकी ड्यूटीज खत्म होगी, अब बताओ हमारे मेन कितने पॉइंट हो चुके हैं? मैं आपको बताऊं, एप्लीकेबल एफआरएफ पहला पॉइंट था आज, मटीरियलिटी दूसरा था, फिर तीसरा था हमारा रीजनेबल एश्योरेंस, फिर फोर्थ थी ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट, फिर फिफ्थ थी ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, और अब 6 पॉइंट। अब एक एक 1 मार्कर लिखवा रहा हूं जो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा अब हमारा? 6। बेटा ये हटा दो, स्लोली 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 स्लोली। खेले? सर हमें सिर्फ 5 मिनट और पढ़ाना, ठीक है? जैसे आपको 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? चलो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहे हैं जैसे लेट से ऑडिटर ने ओपिनियन दिया एक कि यार इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, कैश वैश मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ऑडिटर ने ओपिनियन दिया, 1-2 दिन बाद कंपनी बंद होगी। सभी इन्वेस्टर चीख रहे हैं ऑडिटर पे कि भाई तू तो कह रहा था कंपनी ठीक है, कंपनी तो बंद हो गई है एकदम से। ऑडिटर ने ना एक बात कही है, भाई मैं ओपिनियन दे रहा हूं, गारंटी नहीं दे रहा। बोलना पड़ेगा, मैं, ठीक है ना? तो यानी ऑडिटर ओपिनियन, और ये 1 मार्क में पूछा गया, ऑडिटर ओपिनियन डज नॉट कंसीडर एज गारंटी अबाउट द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी, वायबल रहेगी रहेगी, ये ऑडिटर के ओपिनियन से आप गारंटी नहीं मान सकते। तो लिखना जरा, ऑडिटर्स ओपिनियन, ऑडिटर्स ओपिनियन does not consider as the guarantee, auditor's opinion does not consider as the guarantee about the future viability of the entity, entity के ब्रैकेट में क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर हमें ये पॉइंट समझ आ गया, हमें अगला पॉइंट बता दो, ठीक है?
एक सवाल और आया 1 मार्क में, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन भी है 1 मार्क करिए। ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो या छोटा हो? ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो या छोटा? ऑर्गेनाइजेशन का नेचर मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो? ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सोल प्रोप्राइटर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कुछ भी हो, ऑडिटर जो तुम्हारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है ना, वो इन सब चीजों से चेंज, यानी द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। इन सब साइज नेचर एंड लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 मार्क में पूछा गया था। सर नहीं समझ आया? नहीं, मैं अपनी बात कर दो बेटा, आपको क्या लगता है मैं आपकी बात कर दो? ना, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है छोटा है, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, या ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्मेट वाली है, कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस वाली है, इन बातों से ऑडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ऑब्जेक्टिव तो वो ही रहेगा। यानी द बेसिक ऑब्जेक्टिव of auditing is to express opinion on the financial statement does not change with reference to size, nature or and form of business entity। अच्छा, एक और बात पूछ लेता हूं सर, ये सारे 1 मार्कर है? हाँ, ये सारे 1 मार्कर है। इसका मतलब 1 मार्कर, इस सिंबल का मतलब डेंजर पॉइंट है, मतलब पूछे जाएंगे अंदर से 1 मार्कर के लिए, है ना? सर और बताओ, ये ले चलो। अच्छा, अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रखा है, अगर किसी, अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल बेकार, दोबारा। अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रखा है, तो बताओ बेटा, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्वास उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो लिखो जरा, इट इज करेक्ट दैट the purpose of an audit is to enhance the degree of confidence। enhance मतलब बढ़ना बेटा, enhance the degree of confidence of intended users of financial statement। INTEN, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था बहुत छोटा हो गया, तो मैंने भाई की बात मान ली। ठीक है सर, लास्ट 1 मार्कर के बाद हमें कुछ भी मत लिखवाना, देख लो, ठीक है जैसे तुमको।
ये जो बोल रहे हैं ना और लिखवाओ और लिखवाओ, बताओ इनके हालात क्या हुए हैं। जैसे अभी भीड़ में एक बंदा पिट जाता है तो वो क्लब के क्या कहता है, मारो और मारो। ये वो वाले हालात में आए हुए हैं, कराओ और कराओ। ठीक, कराएंगे। हाँ चलो जी, पॉइंट नंबर 9 ये नोट कर लिया आप सबने? गुड यार, बहुत बढ़िया। ये हम बात ना वैसे कर चुके हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर अंडर एसए 200। बताओ, दो ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है। टू रिपोर्टिंग, ये वही हो गया ना, रिपोर्टिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, यानी टू रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा टू ऑब्टेन। गुड यार, अच्छी जगह पढ़ रहे हो तुम काफी। नहीं नहीं बेटा, तुम अच्छे पढ़ने वाले हो, हमारे को कहाँ आता है, थोड़ा बहुत ही आता है पढ़ाना। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट whether the financial statement as a whole are free from material misstatement whether caused by इस ऐसे में ना बस बेटा एक क्वेश्चन रह गया, वो आपके मॉड्यूल में ना अलग से शॉर्ट नोट दे रखा है, तो उसे हम अलग से कवर करेंगे। सर वो है क्या? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, यानी ऑडिट की बुराइयां बतानी है, वो हम कल करेंगे। बुराई करने के लिए अलग से क्लास रखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम बुराइयां करेंगे। बेटा मजा बड़ा आता है, मैं तुम्हें बताऊं। हाँ बेटा देखो, असली स्वाद उसी में ही आता है ना, दोनों में। लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं होने नहीं दूंगा ज्यादा बुराइयां। हाँ ठीक है, चलो नोट कर लिया आप सबने? स्लोली 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 स्लोली।